एक और रीजन था, सरदार पटेल साउथ में ज्यादा ध्यान दिए थे, नॉर्थ में कश्मीर में जितना उनके पास कुल क्षमता थी सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी जगहों पर लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। रीजन क्या था, सरदार पटेल को उसमें ज्यादा, सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साइन करना है तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं करना है तो नहीं हेल्प करेंगे। नेहरू का कहना था कि ये नेहरू जी समझते थे कि पागल आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। सरदार पटेल ने यहां तक कह दिया था कि कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई समस्या नहीं होगी और भारत पूरा समर्थन देगा और साथ देगा। सरदार पटेल साहब ने कहा था ये बात, सरदार पटेल ने इस बात को कहा था, आपको नहीं पता होगा, इसीलिए वीडियो देख लो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले कुछ कड़वी दवाइयां आप पी लीजिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम दिया गया कि आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो भारत के साथ रहना चाहती हैं, कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती हैं। 565 थी मिलकर के प्रिंसली जो स्टेट्स थी भारत के साथ आई, जुड़े, ये सब पूरी कहानी आपको पता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो जब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो इंडिया के साथ रहेगा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। लेकिन कश्मीर में तो मुसलमान ज्यादा थे, तो भारत में कैसे आया? फिर आप कहेंगे राजा हरि सिंह तो हिंदू थे ना, तभी तो भारत के अंदर आया। अच्छा, फिर जूनागढ़ और हैदराबाद जहाँ के शासक दोनों मुसलमान थे और पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो दोनों भारत में कैसे रह गए? इस आधार पे तो उनको पाकिस्तान में होना चाहिए था। फिर आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, इस पे ना ऐसा हुआ था कि राजा को महत्ता नहीं दी गई थी हैदराबाद में और जूनागढ़ में, वहां प्रजा को महत्ता दी गई क्योंकि वहां पर रहने वाले हिंदू ज्यादा थे। जनमत संग्रह कराया गया और पूछा गया कि आपको पाकिस्तान जाना है कि भारत रहना है? उन्होंने बोला कि पाकिस्तान नहीं जाना है, भारत रहना है, इसीलिए वो भारत में रह गए। और जो बॉर्डर स्टेट थे बंगाल एंड पंजाब, जहाँ हिंदू ज्यादा थे वो भारत के अंदर रह गए, और जो हिस्सा मुसलमानों का ज्यादा था वो पाकिस्तान में चला गया। हो गया। अगर पलट के मैं ये पूछूं कि भैया कश्मीर भी दो देशों के बीच में था, जम्मू में अगर आप देखेंगे वहाँ हिंदू ज्यादा थे, लद्दाख में बौद्ध ज्यादा थे, तो विभाजन की जो प्रक्रिया थी हिंदू बाहुल्य इंडिया और मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान, तो कश्मीर वाले मुद्दे पर क्यों नहीं अप्लाई हुई? सवाल है ये। अब आप बोलेंगे तू देशद्रोही वाली बात कर रहा है, भारत को तोड़े जा रहा है और तेरे पे हम केस लदवाएंगे। ये कड़वी बात कहना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि आपको ये समझ में आए कि हमारे नेताओं ने कितनी मेहनत की थी, तब जाकर के आज मैं फ्रीली इस चीज को बोल पा रहा हूं। कश्मीर का मुद्दा इतना सरल नहीं था जितनी सरलता से व्हाट्सएप के ज्ञान के आधार पर आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं। बहुत जटिल था, कई कुर्बानियां ले गया है ये मुद्दा। उसके बाद भी बहुत हल्के अंदाज में हम कुछ भी कह जाते हैं, हल्के अंदाज में कहने से बचे। जो मैंने बोला वो फैक्चुअल बात है, समझिए इस बात को। जो नियम बाकी रियासतों पर लागू हुए वो नियम कश्मीर पर लागू नहीं हुए। सवाल लास्ट में ये बन गया। अच्छा, कश्मीर का क्या स्टैंड था? जो हिंदू राजा थे उन्होंने साफ बोला कि ना मैं पाकिस्तान ना मुझे भारत, मुझे बनना है स्वतंत्र देश। अब स्वतंत्र देश बनना है, अब इस पे अड़े रहे। ये भी अपने आप में लेटरबाजी बहुत हुई कि उनको समझाया जाए कि आपका हित किस में है। वो माने नहीं, खूब बात चली, सब कुछ हुई। जब तक कबालियों ने, पाकिस्तान ने उनको साथ दिया, रास्ता दिया, ताकत दी, जब तक कश्मीर पर हमला नहीं किया तब तक राजा हरि सिंह माने ही नहीं। जब उनको लगा कि अगर मैंने सहायता भारत से नहीं मांगी तब फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला, इस पर कब्जा पाकिस्तान का हो जाएगा। फोन पहुंचता है, बचा लीजिए प्रभु। भारत ने बोला कि हम काहे को बचाएं, बोले कि हम विलय करना चाहते हैं। वो ठीक है, साइन कीजिए, हम आते हैं। उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हुई, भारत लड़ा, कबालियों को खदेड़ा। उसके बाद की कहानी आप सबको पता है। 500 से ज्यादा रियासतों को मिला करके भारत के समर्थन में ला खड़ा किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऐतिहासिक काम था। वही मुस्लिम बाहुल्य देश को भारत के साथ लाके खड़ा कर दिया, यह भी नेहरू का एक ऐतिहासिक काम था। कश्मीर के शेख अब्दुल्ला साहब उस समय के एक बहुत बड़े जननेता थे, जनता उनको फॉलो करती थी, बड़ी मुरीद थी, और वो नेहरू के दोस्त भी थे। वो पूरी कहानी आपको पता है कि कैसे इस दोस्ती की वजह से कश्मीर को भारत के साथ लाया गया। और एक मौके पे आकर के अब्दुल्ला साहब भी स्वतंत्र कश्मीर की बात करने लगे और नेहरू साहब ने उनको पकड़ा, जेल में डाला। बोलेगा हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको, नेहरू को पता थी कश्मीर की अहमियत क्या है। वो देश नहीं, वो एक टुकड़ा नहीं, वो एक भारत के लिए शील्ड है, कवच है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों भारत के लिए। लेकिन उससे पहले जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बोला कि अगस्त का विलय पाकिस्तान में हो जाए, हमें कोई समस्या नहीं होगी। ये ऑन रिकॉर्ड बातें बताता हूं मैं आपको। ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक निजी सचिव हैं जिनका नाम है वी शंकर। उनकी किताब है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार।
अच्छा, जो वी शंकर थे, बहुत सारे जो पेचीदा काम थे इनसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कराते थे और बहुत सारे काम इन्होंने सुलझवाए थे। कश्मीर को लेकर के जब भी राजा से बात करनी होती थी, वी शंकर जाते थे, क्या बात होती थी, कैसे होती थी, सब वही देखते थे। जब उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ नेहरू ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पूर्ण रूप से सक्रिय थे कश्मीर के मुद्दे पर, निष्क्रिय नहीं थे। जब कश्मीर को सुनिश्चित करना था कि उसको भारत के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये पूछ रहे थे। तो कश्मीर तो अपने आप अपना दिमाग में और कुछ चल रहा था राजा हरि सिंह के, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन का दिमाग में था, उनका झुकाव थोड़ा पाकिस्तान की तरफ था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ चला जाए, लेकिन भारत को उसे पता है कि अगर हाँ चला गया तो बहुत समस्या होने वाली है। लेकिन उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह से बोला कि अगर आप ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आप चले जाइए, भारत पूरा समर्थन आपको देगा। क्यों पटेल जी? पटेल जी 2 मिनट मौन रहे, बहुत सोचा विचारा समझा, उसके बाद बोला ठीक है, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है उसको कोई समस्या नहीं है, यानी कि भारत को कोई समस्या नहीं है। ये शब्द निकले हैं। और मिशन विद लॉर्ड माउंटबेटन की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ तौर पे इस बात का लिखा हुआ है। लेकिन पटेल साहब को पता था कि अगर ऐसा होगा, विलय अगर पाकिस्तान में कश्मीर का हो जाएगा, भारत के हित में नहीं है। उनके दिमाग में जो चाल चल रही थी वो भी सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या सोचा, क्या किया, वो ठीक है। लेकिन इतिहास में जब भी बात कश्मीर की होगी तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान में कश्मीर विलय कर ले, इस पे सहमति जताई थी, ये बात कही थी। ऑन रिकॉर्ड ये बात हो गई, बिल्कुल हो गई। ये फैक्चुअल बात है। वी शंकर साहब की किताब पढ़िए, उन्होंने एग्जैक्ट बताया है, मैं लिंक दे दूंगा, पढ़ सकते हैं जाकर के, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन का जो मिशन की जो किताब है वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय क्या क्या चल रहा था, किस किस परिस्थिति में ये लोग चल रहे थे। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल निष्क्रिय नहीं थे कश्मीर के मुद्दे पर, वो लगातार सक्रिय थे, इन्वॉल्व थे। राजा हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे, पत्र व्यवहार में उनके साथ लगातार बने रहते थे। उनसे कई बार कहते थे, बताते थे कि राजा हरि सिंह को समझाइए कि शेख अब्दुल्ला के साथ अपनी मित्रता कर लें, उनकी बात मान लें, उनके साथ हो जाएं, उनकी भलाई के लिए है। जब हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को 14 अगस्त 1947 को बोला कि जाइए हम नवीन नियुक्ति करेंगे, तो जो नवीन प्रधानमंत्री हुए थे ना, उसको नियुक्त भी करने वाले आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि सारा मामला 100% नेहरू जी के हाथ में था। इसमें अगर सफलता विफलता की अगर बात होती है तो आपको उसमें समायोजन नहीं बनाना है, तो आपको एक तर्क लेके चलना है कि सबका ही सहयोग और सबके ही विचार एक साथ चल रहे थे। एक सबसे बड़ा आरोप लगता है कि भाई नेहरू जी को संयुक्त राष्ट्र जाने की क्या आवश्यकता थी, पहल अपनी तरफ से क्यों कर बैठे, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। मैं आपको बताऊं, जब लॉर्ड माउंटबेटन जैसे राजा हरि सिंह के पास गए कि आपको कहाँ जाना है पूछने के लिए, जब कबायली हमला हो गया था उसके बाद ना लॉर्ड माउंटबेटन सीधे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास गए, मोहम्मद जिन्ना के पास, उनसे बात की और बोला कि आप जनमत संग्रह क्यों नहीं करा लेते। बातचीत हुई। इस बातचीत का जो अंश है ना, उन्होंने नेहरू को पत्र लिख करके बताया कि मैं जब पाकिस्तान गया, मेरी जो बातचीत जिन्ना से हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस पत्र में साफ तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा कि जब उन्होंने पूछा कि आप जनमत संग्रह क्यों नहीं कराना चाहते, तो उनका साफ ये कहना था कि देखिए, इन भारतीयों ने कश्मीर पर तो कब्जा कर ही लिया, अब जो शेख अब्दुल्ला साहब हैं, वो जननेता हैं, वो नेहरू जी के दोस्त हैं, उनकी पार्टी सत्ता के अंदर है, तो वो सारा प्रचार प्रसार और सारे तरीके अपनाएंगे। अगर जनमत संग्रह अगर होगा, वहाँ के जो लोग हैं, जो मुसलमान दोस्त हैं या लोग हैं, वो पाकिस्तान को कोई वोट नहीं देंगे, इसलिए वो जनमत संग्रह कराने का कोई मतलब नहीं है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि मैंने उस स्थिति में फिर बोला कि आप इस बात को संयुक्त राष्ट्र क्यों नहीं ले जाते। संयुक्त राष्ट्र को बोले आप दखल दीजिए, आप जनमत संग्रह कराइए, मुद्दे पर निर्णय दीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पहल अपनी तरफ से की, पत्र में ऐसा लिखा हुआ है। और नेहरू को पता था कि जनमत संग्रह कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 2 सबसे विवादित प्रिंसली स्टेट थी, जूनागढ़ और हैदराबाद, वहां पर भी जनता का जनमत संग्रह कराया गया था, तभी हम आगे बढ़े थे। अगर हम कश्मीर को बाईपास करेंगे तो स्थितियां बिगड़ेंगी। नेहरू को पता था कि अगर हमने सेना के बल पर, चलो आज हमने कश्मीर ले लिया, और बहुसंख्यक जो लोग हैं वहां के, अगर उनको हम किसी भी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए बड़ा खराब होगा, अशांति होगी, इनको लगातार भड़काया जाएगा। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। जनमत संग्रह करा लीजिए, वो बेस्ट है। नेहरू को पता था ये अशांति होगी, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने हाँ बोला। अच्छा, जब नेहरू ने हाँ बोला तो उसके पीछे की सोच और आगे थी नेहरू की। अब उन्होंने इस बात को ना एक गोपनीय लेटर भेजा था राजा हरि सिंह को, बोला कि इस बात को गोपनीय रखना, और जब मैंने
यूएन में संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह होगा तो इसके पीछे का लॉजिक बताया। देखिए, हम संयुक्त राष्ट्र चाहेंगे, हम अपने आप को प्रताड़ित और पीड़ित बताएंगे। हम ये बोलेंगे कि देखिए, जो एक कबायली हैं उनको रास्ता दिया, उनको सहायता दी, खाना पीना पूरा समर्थन दिया और भारत की भूमि पर आके कब्जा कर दिया। कृपया पाकिस्तान को निर्देशित कीजिए। हम यूएन को कहेंगे कि आप पाकिस्तान को निर्देशित कीजिए कि ये आतंकवादी जो हमला है, ये जो कबायली वाला जो हमला है, इसको तत्काल रोक दिया जाए। अब यूएन बोलेगा कि वो ऐसा निर्देशित करेगा, वो सवाल पूछेगा पाकिस्तान से और पाकिस्तान फिर जवाब देगा। उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। नेहरू जी कहते हैं कि इतने में हम क्या करेंगे, अपने सैनिकों को कहेंगे कि आप कार्रवाई जारी रखिए ताकि हम एक मजबूत स्थिति में आ जाएं। यूएन फिर अपने सुरक्षा समिति के लोगों को भेजेगा, जाइए आप सर्वे करके आइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए। काफ़ी टाइम लग जाएगा, भारत को पूरा समय मिल जाएगा और कश्मीर पर हम अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर लेंगे। ये सोच करके यूएन पर नेहरू जी ने अपना हाँ में समर्थन दिया कि हाँ, आप जनमत संग्रह करा लीजिए, कोई समस्या नहीं। अब जैसा नेहरू जी ने सोचा था वैसा सपोर्ट यूएन की तरफ से भारत को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। यूएन में गए, क्या स्थिति बनी, यथास्थिति हो गई, जो जहां है वो वहां रहेगा। इसी स्थिति में कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास रह गया, लेकिन हमारा ही कश्मीर का जो एक हिस्सा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। या जयशंकर इसी पीओके की बात कर रहे थे, यथास्थिति वाली, जो कबायलियों ने कब्जा किया हुआ था। देखिए, यूएन में जाने का नुकसान तो आप कहोगे कि यार जब चढ़ाई करके हम एक साथ ला सकते थे, नहीं ला सकते थे, बहुत सारी इसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस थी, सबको साथ लेके चलना था, ऐसा नहीं होता है। तो अब यूएन में चला गया। इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि यूएन में हमने आज़ादी की बात नहीं की है, कश्मीर आज़ाद हो उसकी बात नहीं की है। अगर भविष्य में कश्मीर को लेके जनमत संग्रह अगर होता है ना, तो उसमें पता क्या होगा, कश्मीर के पास ऑप्शन होगा या तो यहाँ या तो वहाँ, क्योंकि राजा हरि सिंह ने कोई एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं दिया था भारत को, पूरा कश्मीर दिया था इंक्लूडिंग पीओके। कश्मीर को आजाद कराओ, ये कोई मुद्दा नहीं है यूएन के अंदर। जनमत संग्रह में है तो भारत के फायदे की ही बात, ये बात समझिए आप भी।